बच्चों, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर है और अब तक का ये 54th वीडियो लेक्चर है। तो बेटा देखिए, कल के वीडियो लेक्चर में हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु धनात्मक आवेशित गोला होता है तथा इसमें धन आवेश और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है संपूर्ण गोले में, तथा इसमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फंसे रहते हैं जैसे प्लूडिंग मॉडल, ठीक है ना, जैसे प्लम में प्लूडिंग होते हैं या तरबूज में बीज, ठीक है, इस तरह का ये मॉडल है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट जो बात बताई थी मैंने कल कि अगर इसमें ताप दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे की बात देखिए, सेकंड पॉइंट, इस मॉडल के द्वारा ताप आयनिक उत्सर्जन, ये वही चीज है बेटा, टेम्परेचर दिया गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ताप आयनिक उत्सर्जन, कॉमा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये पूरा एक चैप्टर है, इससे पहले वाला चैप्टर है, उसे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी आप लिख लीजिए, इस मॉडल के द्वारा ताप आयनिक उत्सर्जन, कॉमा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉमा आयनीकरण की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई। ये इस मॉडल की खास बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में किन किन बातों की पुष्टि हुई, तो ताप आयनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और आयनीकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई। ठीक है, अगला देखें, इसका दोष और लिखना है आपको, मैं इसको रख देता हूं, थॉमसन मॉडल का दोष यानी कमियां भी बोल सकते हो आप, लिखेंगे यहां पर थॉमसन मॉडल की कमी ऑब्लिक दोष, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉडल की का दोष क्या है तो वो लिखिएगा। पहला पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट लिखाऊंगा मैं, इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको आगे समझ में आएगा, वो लाइमन बामर पास्चल ब्रैकेट वुंड जो बेटा श्रेणियां होती है वो स्पेक्ट्रम का ही भाग है, वो आपको डिटेल से पूरा बताया जाएगा। इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, एक तो ये इसकी कमी हो गई कि इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या बिल्कुल नहीं की जा सकती, तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए आगे के मॉडल यूज करेंगे, तथा यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, अगर आपको इसकी पूरी समरी ध्यान रखनी है, थॉमसन मॉडल की पूरी समरी ध्यान रखनी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले थॉमसन ने ही बताया था कि परमाणु धनात्मक आवेशित एक गोला होता है तथा इसमें द्रव्यमान तथा धनावेश संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित होता है, तथा इसमें नेगेटिव, चूंकि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटा, कैसा होता है ये, ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, नेट आवेश इसका 0 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। इस मॉडल की अच्छाई क्या थी और इस मॉडल की कमी क्या थी, तो अच्छाई में ध्यान रखना है कि यह मॉडल ताप आयनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव
और आयनीकरण की व्याख्या तो कर पाया, ये उसका एक्सप्लेनेशन तो कर पाया, लेकिन किन को नहीं समझा पाया, तो ये मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या और रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असफल रहा। ये मॉडल कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि थॉमसन ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हमें मेनली 3 मॉडल यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला मॉडल हम पढ़ चुके हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए बेटा इसके बारे में, इसमें थोड़ी सी इसका इतिहास भी लिख लीजिएगा, आपको ध्यान रहना चाहिए। सन 1911 में रदरफोर्ड एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड वह उसके सहयोगियों का नाम था बेटा गाइगर, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, गाइगर व मॉर्सडीन। सन 1911 में रदरफोर्ड व उसके सहयोगी ने प्रयोग द्वारा बताया कि परमाणु का थॉमसन मॉडल सही नहीं है। उसने 1904 में बताया था और 1904 से लेकर 1911 तक दुनिया को लगता था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल सही है, लेकिन 1911 आते आते ये पता लगा कि ये मॉडल सही नहीं है। क्या सही नहीं है, तो उसने देखो आप जानते ही हो, थोड़ा सा मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ। थॉमसन ने जो बात बताई थी, उसने कहा था कि धनात्मक आवेश और द्रव्यमान संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित होता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि परमाणु एक खोखला गोला है। कैसा गोला है बेटा, खोखला गोला है, और इसका समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, थॉमसन मॉडल के अनुसार पॉजिटिव चार्ज और द्रव्यमान संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, जबकि रदरफोर्ड ने सिद्ध किया था कि इसका समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तभी तो अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते थे और 8000 में से, आपने केमिस्ट्री में 20000 पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको 8000 ध्यान रखना है, 8000 में से एक वापस लौट कर आ जाता है। ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, आगे पूरा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको इसको शॉर्ट में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया रदरफोर्ड और इसके सहयोगियों ने कि थॉमसन का परमाणु मॉडल सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, इस प्रयोग में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, बेटा पतली पन्नी क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, पतली पन्नी होती है, या चांदी के वक्र आते हैं, उस तरह का। तो इस प्रयोग में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कण किसे कहा जाता है, देखिए इसको भी समझ लीजिए। अल्फा धन आवेशित कण होता है, ये हीलियम 2He4 इसे कहा जाता है अल्फा कण। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन हीलियम 2He4 आवेश होता है इसका इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना, या सॉरी प्रोटॉन मानिए, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। अभी और बता दूंगा मैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अल्फा कण कहा जाता है 2He4 को। ठीक है, ये सारी बातें आपको केमिस्ट्री में सिखाई जाती है, लेकिन जो जो चीजें काम आती जा रही है उनको मैं बताता भी जा रहा हूं आपको। इस प्रयोग में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की गई, कैसे बौछार की गई वो आपको आगे प्रयोग में जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अल्फा कण कहां से आए, अल्फा कण ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, ठीक है, जो अल्फा कण को उत्सर्जित करे,
वहां पर पोलोनियम लिया जाएगा। अल्फा कणों की बौछार की गई तथा पन्नी से पार होने के बाद विभिन्न कोणों पर विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या ज्ञात की गई। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए इसको। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, एक बार और समझ लीजिए। 1911 में रदरफोर्ड व उसके सहयोगी ने प्रयोग द्वारा बताया कि परमाणु का थॉमसन मॉडल तो सही नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो गलत है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ऐतिहासिक बात है। लेकिन उस समय तो ये बहुत बड़ी बात मानी गई थी बेटा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थॉमसन के मॉडल को बिल्कुल आपको ऐसा भी नहीं करना है कि उसमें कुछ बातें तो सही थी, जिसकी जो कमियां थी वो इसने रेक्टिफाई करी। रदरफोर्ड की जो कमियां थी वो नील्स बोर ने रेक्टिफाई करी, लेकिन ऐसे आगे आगे रिसर्च चलती रहती है। तो थॉमसन का मॉडल सही नहीं है। फिर उसने बताया इस प्रयोग में, यानी ये जो प्रयोग कर रहा है उसमें स्वर्ण धातु, ये ध्यान रखना, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की गई। ऐसा नहीं है कि ऐसे फेंक दिया, नहीं, इस तरह से नहीं। अभी आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर फेंका गया, कि कौन सी गन यूज की गई। बौछार की गई तथा पन्नी से पार होने के बाद अलग अलग कोणों पर विक्षेपित का मतलब होता है अपने मार्ग से अलग होना, ठीक है। जैसे जा रहा था सीधा, एक बार 1 डिग्री पर मुड़ गया, 10 डिग्री पे मुड़ गया, इस तरह से विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या ज्ञात की गई। अब मैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का डायग्राम बनाऊंगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। देखिए बेटा, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए इधर ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत अच्छे से बना दीजिए डायग्राम, आपको एग्जाम में भी अच्छे से ही बनाकर आने हैं। इस बॉक्स में क्या करा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है बेटा, पोलोनियम है वैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या कर रहा है, ये अल्फा कणों को उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। और इस छोटे से भाग से अल्फा कण बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरह से गति कर रहा है, आगे जा रहा है, देखते जाइए। अब क्या कर रहा है, इसके मार्ग में 2 ऐसे डायफ्राम ईंटे टाइप की, ये यहाँ पे रख दिया। आप ऐसे मान लीजिए कि इस छोटे से भाग से पार हो रहा है, इसको इसलिए रखा गया है ताकि अगर ये यहाँ से आए तो ये अवशोषित कर ले। इस छोटे से भाग से अल्फा कण बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। आगे क्या कर रखा है, ZNS का पर्दा लगा रखा है, ZNS का पर्दा, ठीक है। और बीच में यहां पर स्वर्ण धातु की पतली पन्नी भी लगा रखी है, स्वर्ण धातु की पतली पन्नी, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या है, अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल गए, देखेंगे इस बात को। अधिकांश अल्फा कण पन्नी को लघु कोणों पर, हल्के हल्के कोणों पर, लघु कोणों पर प्रकीर्णित हो गए, ठीक है। कुछ यहां पर थीटा कोण पर ये क्या है बेटा, सूक्ष्मदर्शी, देखने के लिए ये सूक्ष्मदर्शी, ये थीटा कोण पर हो गया। ये जो आपको डॉट 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 जो मैंने बनाया है ना,
ये एक्चुअली है क्या, ये अल्फा कणों का किरण पुंज है, पथ भी बोल सकते हो, अल्फा कणों का किरण पुंज। देखिए इधर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव, ठीक है, यहां पे से मान सकते हो अल्फा कणों का स्रोत किसी पात्र में रखा हुआ है, यहां से अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं, छोटा सा भाग यहाँ पर लगा आपको बढ़ा रहा है लेकिन बहुत छोटा सा भाग है, यह अल्फा किरण पुंज है। ये स्वर्ण धातु की पतली पन्नी से टकराया, टकराने के बाद क्या होगा बेटा, ये टकराने के बाद अलग अलग कोणों पर विक्षेपित होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ थीटा बना दिया, इसमें से वापिस भी लौटेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। ये अधिकांश अल्फा कण लघु कोणों पर परिकिरणित हुआ है, सामने इसके क्या रखा हुआ है, जेडएस का पर्दा है, उस पर ये चमक उत्पन्न हो जाती है, वहां से पता लग जाता है ये, ठीक है। इस डायग्राम को आपको नोट कर लेना है। आगे देखिए इसके अब कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर, फॉइल है, पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की गई, ठीक है, अभी बताया भी गया था आपको, वापिस ये लिखना है, बौछार की गई तथा पन्नी से पार होने के बाद विभिन्न कोणों पर विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या ज्ञात की गई, यह इस प्रयोग का मान के चलिए कि इस प्रयोग का उद्देश्य है, ठीक है, ये ऐसा किया गया, ठीक है ना, इसका पूरा कंक्लूजन है। आगे देखिए, अल्फा कण होते क्या है, द्विआयनित, अल्फा कण द्विआयनित He, इसे हीलियम कहा जाता है, हीलियम परमाणु है। अल्फा कण क्या है, इसको अपनी कॉपी के टॉप में भी लिखना बेटा, बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा के बारे में बता दिया। अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु है, ब्रैकेट में लिख लेना इस बात को, 2He4, ठीक है। अल्फा कण द्विआयनित परमाणु है, हीलियम परमाणु है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, ये ऊपर आ रहा है बेटा 4, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन क्या होता है 1H1, देखिए इधर 1H1, ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 है, और 2He4, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना है, 4 गुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, तथा आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ये हीलियम परमाणु के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान है और इसका आवेश हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट, परमाणु की संरचना जानने के लिए, परमाणु की संरचना का मतलब कि ये खोखला गोला है या ये ठोस गोला है, उसे कहा जाता है संरचना। परमाणु की संरचना, इसको एक बार रफ कर देता हूं मैं, परमाणु की संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैं लिखूंगा बात को, परमाणु की संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने, यहां से ये अब चलेगा, ऐसे इतनी बातें तो आपको बताइए,
जिसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उन्हें रेडियो एक्टिव कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है बेटा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण प्राप्त करके, अल्फा कण प्राप्त करके उनको, यानी अल्फा कणों को, उनको भिन्न भिन्न तत्वों, अलग अलग तत्वों, भिन्न भिन्न तत्वों को, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से टकराया। अभी इस प्रयोग में तो किससे टकराया गया था? अभी यहाँ पर तो स्वर्ण धातु की पतली पन्नी से, स्वर्ण धातु के परमाणुओं से टकराया गया, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग करा था तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से टकराया, किनको? अल्फा कणों को, और देखा कि अल्फा कण टकराने पर, और देखा कि अल्फा कण टकराने पर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, अल्फा कण टकराने पर विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित होना या भटकना, ठीक है बेटा। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे भटकना, यहाँ पर अलग अलग कोण, ठीक है। जा रहा था सीधा 10 डिग्री पे मुड़ गया, वो विक्षेपित हो गया। विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रयोग के लिए प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार, जो ऊपर डायग्राम बनाया ना, चित्रानुसार दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद की जो अभी पूरा थ्योरेटिकल चलेगा, ठीक है ना। इसमें समझाने वाली बात तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले पूरा थ्योरेटिकल लिखेंगे। जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको बताया गया, जो डायग्राम बनाया बेटा, तो यहाँ पर अल्फा कण विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हो गए, और कितने में से 8000 में से एक वापस लौट कर आएगा। एक डाटा केमिस्ट्री में 20,000 है, आपको यहाँ पर 8000 ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रायोगिक उपकरण है वो चित्रानुसार दर्शाया गया है।